महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है सियासी संग्राम। 288 विधानसभा की जनता तय करेगी सत्ता का सिंहासन। पक्ष और विपक्ष आ चुके हैं चुनावी अखाड़े में। देखना है कि महाराष्ट्र में किसकी होगी सरकार। देखिए इन 24 न्यूज पर कौन होगा आपका विधायक। कुछ विकास और ना हॉस्पिटल ना कॉलेज ना रोजगार के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया यूटी के उम्मीदवार। वर्सोवा कोलीवाड़ा का बड़ा मुद्दा है। मैं ऐसा कोई बाहर बड़े महल में रहने वाला नहीं, मैं उनके इसी में हूँ और लोग भी जानते हैं मुझे, आज से नहीं बहुत सालों से जानते हैं और लोगों ने बोला इसलिए मैं खड़ा हूँ। मैं मेरे मर्जी से अकेला, मेरे मर्जी से नहीं मैं खड़ा हूँ। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि धर्म के नाम पर कोई वोट डाले नहीं, शिका एकत्र या उद्योग चालू करा आणि लोकांना काम द्या। नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी संग्राम। और कौन होगा आपका विधायक, क्योंकि ये सवाल 288 विधानसभा की जनता का है, न कि किसी पर्सनल व्यक्ति का है। क्योंकि चुनावी संग्राम पूरे चरम पर है। हर तरफ जो है चुनाव का बिगुल बजने के बाद से सभी उम्मीदवार अपने अपने चुनावी समीकरण के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और अपने अपने एजेंडे को लेकर जनता का मत और मानसिकता दोनों आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में बात करें मुंबई की, तो मुंबई की भी विधानसभाओं की जो सीटें हैं उस पर खूब जमकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। और ऐसे में खास चर्चा में रही 164 वर्सोवा विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती है, उस सीट पर भी चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी और महायुति के उम्मीदवार के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार का भी बोलबाला खूब जोरों में चल रहा है। क्योंकि लगातार जनता के बीच रहकर सोशल काम को करना, सामाजिक कार्यों को कर कर अपनी पैड़ बढ़ाने का जो काम किया है, वो ऐसे उम्मीदवार और समाज सेवी है जो लगातार पिछले कई सालों से वर्सोवा की विधानसभा सीट की जनता का सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ आज इस शो में मौजूद हैं निर्दलीय उम्मीदवार सुनील चौहान जी। सुनील जी, आपका स्वागत है। सुनील जी, सबसे पहला सवाल, वर्सोवा विधानसभा के विकास की अगर बात करें तो विकास को लेकर सभी उम्मीदवार मैदान में है, चाहे वो वाटर गटर मीटर रास्ते की बात करें, यही सब एजेंडे रखे हैं। लेकिन आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला आखिर क्यों किया? ये वर्सोवा विधानसभा जिसमें 50% झोपड़पट्टी वर्ग है और 50% में लोखंडवाला वर्सोवा एहरी रोड, इस यहाँ लोग अमीर लोग रहते हैं, मिक्स है और सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी प्रांतों से भी लोग इधर आए हुए हैं। और ये जो मैं बहुत सालों से झोपड़पट्टी में काम करता हूँ क्योंकि गरीब लोगों को सेवा करना ये मेरा फर्ज है। मैं सोशल वर्क में यही करता हूँ कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों का घर अच्छा रहे, बच्चों की पढ़ाई हुई, इसके लिए मैंने बहुत कुछ काम किया है। और इस काम के टाइम में जब सत्ता हाथ में नहीं रहती है तो काम नहीं होते। अगर हमने तभी से बहुत उम्मीदवारों को काम किया कि चुन के आएंगे तो हमारी जनता का काम करेंगे, लेकिन जब चुनाव होता है तब तक वो हाँ हाँ करते हैं, चुनाव के बाद में अपना मुंह घुमा देते हैं या कोई जाएगा तो बोले अच्छा कल करता हूँ, परसों करता हूँ। इसके वजह से लोगों के आग्रह खातर मैं चुनाव में खड़ा हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि झोपड़पट्टी वासी के विकास के लिए आप काम करते, क्योंकि हमेशा स्लम में रहकर आपने लोगों की तकलीफों को समझा है। जैसे आपने कहा कि अब तक हमने कई लोगों की मदद की, चुनाव में जिताया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो शायद भूल जाते हैं। लेकिन जनता सुनील चौहान को क्यों चुने? आखिर इस बार सुनील चौहान चुनावी मैदान में है तो क्या कुछ खास एजेंडे को लेकर है? अभी जनता को, मैं जनता के बीच में रहता हूँ, गरीबों के बीच में रहता हूँ, मैं कोई बड़े मौलों में नहीं जाता हूँ, इनके बीच में रहता हूँ और वो मुझे अपना ही चाहते हैं, अपना ही कहते हैं कि ये हमारा ही आदमी है और हम खुद ही है, ऐसा बोलते हैं। झोपड़पट्टी का जो एरिया है आनंद नगर में, शुरुआत में ये बार बार तोड़ते थे लोग जी। बीएमसी वाले, 86 से 84 में तोड़े, 86 में तोड़े, 94 में तोड़े। तो इनके बड़े हम लोगों ने हाई कोर्ट से लेके उस टाइम में दत्ता सामंत को बुला के हम लोग मोर्चा निकालते, तभी आनंद नगर झोपड़पट्टी बची है। जब अंतुले साहब थे तो गणेश नगर और ये प्रतीक्षा नगर आसपास का भी झोपड़ा तोड़ता था, लेकिन जब अंतुले साहब थे तो उन्होंने बोला कि जिस घर में कोई रहता है वो घर तोड़ो मत। उस टाइम से मैं काम कर रहा हूँ।
जैसे हर उम्मीदवार अपना अपना एक चुनावी एजेंडा और पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर मैदान में उतरा है, क्योंकि आप निर्दलीय हैं तो आपने अपने एजेंडे को और अपना मैनिफेस्टो खुद तैयार किया है, जो आपकी निशानी है ट्रम्प कार्ड। इसको लेकर किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि ये निशानी तो कभी ना कभी म्यूजिक के जरिए भी लोगों को जागरूक करने का काम करती है। अपनी जो बातें हैं लोग म्यूजिक के जरिए भी पहुंचा देते हैं, और ऐसी निशानी आपको मिली है। तो अभी ये बैरमबाग जो रोड है वहाँ गांधी स्कूल डीपी रोड के ऊपर है, इसलिए वो रोड का रुंदीकरण हो नहीं रहा है। तो अगर हमारा हमें चुन के आता हो तो वो उसको स्थलांतरित करके गांधी स्कूल को, वहाँ का जो गांधी स्कूल से वीरा देसाई रोड जाता है उसको पहले क्लियर करना है। दूसरा है कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन, स्वयं पुनर्वसन या रीडेवलपमेंट का जो अगर लोग खुद ही करते हैं डेवलपमेंट तो भी है। मिलत नगर में भी बहुत सालों से डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन आपस में वो एसोसिएशन है उनका और पूरे लोगों का एक मत होता नहीं, इसलिए वो भी रुका है। उसके बाद में हमारे यहाँ नरगिस फाउंडेशन के नाम से एक माड़ा ने जमीन दी थी हॉस्पिटल बनाने के लिए कैंसर का। वो हॉस्पिटल के लिए भी हमने चुन के आने के बाद में एजेंडा में लिखा है कि हॉस्पिटल बनाने के लिए भी हम प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। दूसरी बात है कि वर्सोवा कोलीवाड़ा, वर्सोवा कोलीवाड़ा में सबके लोगों के घर है, बड़े बड़े घर थे। उसमें अगर अभी जो उनका जो बोट लेके जाते हैं मच्छी मार करने के लिए, तो वो डीजल और ये परवड़ता नहीं है। तो लोगों को कुछ परवड़ता नहीं तो गुजारा कैसा करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपने घर के ऊपर 4-4 माले का बिल्डिंग अनऑथराइज बना हुआ। अभी उसमें लोग पगड़ी सिस्टम से रहते हैं, तो उनके लिए भी मैं रेगुलर करने के लिए इसके लिए मैं मैदान में खड़ा हूँ। दूसरी बात है कि जो भगिनी है, कुली भगिनी है, उनको मच्छी बेचने के लिए जगह नहीं, छोटे छोटे मार्केट है। तो हम गवर्नमेंट से ये मांग करके ये करेंगे कि गठरी कामगारों को जैसा स्टॉल फुटपाथ पे दिया, ऐसा ही 6x8 का स्टॉल मच्छी बेचने के लिए कोली भगिनी को दिया जाए, इसके लिए मैं मांग करूंगा। तीसरी बात है कि बोट रिपेयरिंग करना, बोट खराब होती है तो उनके पास बोट का पूरा पैसा नहीं रहता नई बोट बांधने के लिए। तो नई बोट बांधने के लिए भी हम लोग गवर्नमेंट से 50% सब्सिडी देने की हम लोग प्रयत्न करेंगे। सुनील जी, आपने कहा कोली समाज हो, रोड का चौड़ीकरण हो, बच्चों की स्कूल के, लेकिन युवाओं और महिलाओं के लिए क्या संकल्पना आपने रखी है? अभी महिलाओं का भी इस राज्य में बहुत उनके ऊपर कई कई अत्याचार हुआ है, लेकिन सरकार को नींद से उठती ही नहीं है। जब होने के बाद बोलेंगे हम अभी उनको छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, लेकिन उसका निर्णय जल्दी आता नहीं है। और रोजगार के लिए कुछ एमआईडीसी है ओशिवरा में, लेकिन उसमें अभी सब फिल्म लाइन में आए तो सब ऑफिस बन गई है। कुछ अभी गवर्नमेंट के पास मैंग्रोव के ऊपर अगर कोई आईटी पार्क वगैरह बनता है तो उसको इसमें देने का हम लोग सोचेंगे कि कुछ जगह प्राइवेट भी है, लेकिन वो एनडी जोन है। तो अगर वो एक्वायर करके गवर्नमेंट अगर एक्वायर करता है तो उसमें आईटी पार्क अगर बनेगा यहाँ, तो यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलने की संभावना है। जो महायुति की उम्मीदवार हैं और मौजूदा यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने भी यही दावा किया है कि विकास के मुद्दे पर मैं चुनावी मैदान में हूँ और जनता विकास को ध्यान में रखकर ही इस बार भी मुझे जीत दर्ज कराएगी, मैं इस बार भी विजयी होंगे। ऐसा वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि आपकी लड़ाई कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक से है जो मौजूदा महायुति की उम्मीदवार है। क्या लगता है कि वर्सोवा विधानसभा में 10 सालों में कितना विकास हुआ है, और विकास के एजेंडे पर इस बार क्या जनता जो है फिर से अपना मत अधिकार इस्तेमाल करेगी? अभी विकास का एजेंडा है, इसीलिए हम 2014 में हमको लगा था कि युति सरकार विकास का नाम लेके आगे बढ़ रही है। शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेके बोले हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन शिवाजी महाराज का पुतला जो शिव संग्राम के जो अध्यक्ष थे विनायक मेटे, उन्होंने चालू किया था, लेकिन आज वो 10 साल में किधर भी समुद्र में शिवाजी का स्मारक दिख नहीं रहा है। और शिव संग्राम ये मराठों की संस्था थी, लेकिन वर्सोवा में शिव संग्राम के तरफ से जो दी गई टिकट है वो मराठा तो है ही नहीं है।
तो भी उन्होंने उसका फायदा लिया। वो फायदा लेने के बाद भी उनको हमने सपोर्ट भी किया था, लेकिन एरिया में काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक जेटी का थोड़ा कंक्रीट डाल के रखा है। उन्होंने बोला था कि मैं जू सर्कल पे ओवर ब्रिज बना के ट्रैफिक का काम करेंगे, वो भी नहीं हुआ है। और छुटपुट ऐसा कुछ नाली वगैरह बनाए होंगे, वो तो कोई भी ऐसे ही गवर्नमेंट बनाती है, जो पैसा आता है का खर्चा करेंगे। बड़ा ऐसा कुछ विकास, और ना हॉस्पिटल, ना कॉलेज, ना रोजगार के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया ईटी के उम्मीदवार ने। इसलिए मैं उनके खिलाफ खड़ा हूँ। जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, वर्सोवा विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आ रही? जब आप लोगों से मिलते हैं तो उस दौरान लोगों ने कौन सी ऐसी समस्या आपके सामने रखी कि जिसको आप आने वाले चुनाव में, अगर जनता आपको चुनकर देती है, तो क्या करने वाले हैं? अभी वर्सोवा में तो ये दो ही भाग है। जोगेश्वरी वेस्ट पूरा स्लम में है, और स्कीम 20 साल हो गया, लेकिन वो स्कीम कुछ पुनर्वसन होके कुछ लोग बिल्डिंग में जाते नहीं। जब तक पुनर्वसन होके लोग बिल्डिंग में नहीं जाएंगे, तभी तो पानी का, गटर का ये सुविधा है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही हो जाएगी। वो मुद्दा तो बड़ा है, और वर्सोवा कोलीवाड़ा का बड़ा मुद्दा है। बाकी रह गया अभी चार मंगला वगैरह भाड़ा के है, तो वो सोसाइटी अगर वो कुछ खुद डेवलप करती है तो उसके लिए हम लोग मार्गदर्शन करने के लिए कटिबद्ध है। जिस तरह से महायुति सरकार ने चुनाव के कुछ दिन पहले ही मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त बनाने का आश्वासन दिया है, क्या लगता है कि इसका कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा मिलेगा उनको? नहीं, उनको जैसा भी स्कीम तो योजना तो उन्होंने चालू किया है, लेकिन योजना उसको सक्सेस नहीं हो रही है। क्योंकि हर जगह पे लोग प्रपोजल सबमिशन करते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ता नहीं है। आपस के दोनों ग्रुप हो जाते हैं। जब कोई डेवलपर अच्छा रहता है, कुछ माल कुछ मिलता है, उनके तरफ जाते हैं, तो पब्लिक उनके तरफ नहीं रहती है। उसकी वजह से बहुत से प्रोजेक्ट है वो रुके हुए हैं। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम भी इसके लिए प्रयत्न करें। सुनील जी, हर उम्मीदवार चुनावी अभियान में जुट गया है, अपने अपने तरीके से मतदाताओं के बीच जा रहा है चुनावी समीकरण का एजेंडा लेकर। जैसे आपने भी अपना हैंडबिल बनाया, जिसमें वर्सोवा के कोली समाज के विकास के लिए, वर्सोवा के रास्तों के लिए आपने अहम मुद्दा रखा है, गार्डन के लिए रखा है, युवाओं के लिए रखा है। क्या क्या किस तरह का अभियान आप जनता के बीच चलाने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरह से जनता को अपना जो है, जो सुनील चौहान है, वो कैसे जो है जनता तक पहुंचेंगे कि इस बार चुनावी मैदान में मैं भी? नहीं, हम तो अभी शनिवार से हमारे हर जगह पे पदयात्रा हर घर में जाके मिलेंगे, और हमारा जो एजेंडा है, वो हमारे जो भी आगे होने वाला काम है, वो सबको बता देंगे। और मैं उन्हीं में से हूँ। मैं ऐसा कोई बाहर बड़े महल में रहने वाला नहीं, मैं उनके इसी में हूँ। और लोग भी जानते हैं मुझे, आज से नहीं बहुत सालों से जानते हैं। हमने बहुत जन को जिताया, लेकिन अब भी मैं किसी दूसरे के लिए वोट मांगने जाऊंगा नहीं, मैं खुद के लिए मांगूंगा। और लोग मुझे सहकार करेंगे और मुझे जिता के लाएंगे। जिस तरह से आपने कहा कि मैं उन्हीं में से हूं जो मतदाता है, मैं भी एक मतदाता हूं, और उन्हीं में से मैं अब अपने अधिकार के लिए, साथ ही लोगों के अधिकार के लिए चुनाव मैदान में उतरा हूं। आज के मौजूदा जो राजनीति समीकरण है, क्योंकि आपने 1995 भी विधानसभा चुनाव लड़ा है, उस दौरान के और आज के चुनावी समीकरण में कितना अंतर देखते हैं? नहीं, उस टाइम में तो क्या है, लोग घर घर जाते थे, बैनर लगाते थे, गाड़ी के ऊपर स्पीकर लगा के अनाउंस करते थे। लेकिन अभी चुनाव आयोग ने बहुत कुछ नियम में चेंज कर दिया है। और हर आप कुछ भी काम करते हो तो पहले चुनाव ऑफिसर को बताना पड़ता है। अभी ऐसा नहीं है कि दिन भर स्पीकर लेके गाड़ी नहीं घूमेगी, हैंडबिल लेके आप दे सकते हैं। और परमिशन लेके किसी के घर पे अगर बैनर लगाना होता है, तो बहुत फर्क है उसमें। बहुत ज्यादा हाँ, डिफरेंस आया है। डिफरेंस बहुत था। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि आप कई राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े रहे हैं, समाजवादी हो, एनसीपी हो, और सोशल संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, वजह क्या है कि आज विपक्ष जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश कर? अभी क्या है ना कि हर पार्टी में उम्मीदवार दावेदार बहुत थे। बीजेपी में है, कांग्रेस में है, शिवसेना में है। और एक को टिकट मिल रही है तो दूसरा विरोध में जा रहा है। और मेरे पास हर पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क है। ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ने वाला था इसलिए संपर्क किया, पहले से ही हर मैं सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मैं पहचानता हूँ। कुछ खुद आके बोले कि आप अभी खड़े रहो, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और लोगों ने बोला इसलिए मैं खड़ा हूँ। मैं मेरे मर्जी से अकेला, मेरे मर्जी से नहीं मैं खड़ा हूँ। बहुत कार्यकर्ता है, अलग अलग पार्टियों के भी है, वो भी हमारे पास आते हैं।
उन्होंने बोला अभी यही टाइम है, 16 उम्मीदवार है, आप भी इसमें जीत सकते हैं, तो आप खड़ा रहिए और लोगों का आगे काम करिए। जनता सर्वोपर होती है, जनता जिसको चाहे उसको ताज दे और जिसको चाहे नीचे ला दे। लेकिन चुनाव के बाद या चुनाव के पहले, जैसे आपने कहा कि पिछले कई सालों से मैं झोपड़पट्टी वासियों की सुख दुख में शामिल होता हूं। सुनील की अगर हम बात करें तो सामाजिक कार्यों में किस तरह का इन्वॉल्व रहता है, क्या क्या काम करते हैं सुनील चौहान? अभी कुछ स्टॉल जो गटाई कामगार के थे, बहुत लोगों को मैंने लाइसेंस निकाल के दिया है। उनको जो गवर्नमेंट की योजना थी उसमें से उनको कुछ लोन करके दिया है। और कभी कुछ झगड़ा आपस में होता है वो भी हम लोग मिटाते हैं। कभी पानी है, कभी साफ सफाई के लिए भी हम पीएमसी में जाके फ़ोन करते हैं। ऐसे बहुत काम किया मैंने। अगर बात करें सुनील चौहान की तो रत्नागिरी से मुंबई तक का जो सफर रहा, क्योंकि आज विधानसभा चुनाव दूसरी बार लड़ना कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि अपना एक वर्चस्व मुंबई में बनाना कितना मुश्किल रहा। अभी मैं जब रत्नागिरी खेड़ तालुका का मैं हूँ, और वहाँ से रोजगारों की हर जिले में कमी है, इसलिए लोग सब हर आदमी मुंबई में आना चाहता है। अभी बम्बई में हमारे भाई थे, उन्होंने बोला कि आप हम लोग एक दुकान चलाने को ले रहे, इसलिए मैंने आया था। लेकिन वो दुकान कुछ मिला नहीं, तो फिर मैं अभी सोचा कि दुकान नहीं मिला, लेकिन अभी मैं वापस गांव नहीं जाऊंगा। जी। इसलिए मैंने शुरुआत में नौकरी किया। उस टाइम में मेरा प्रिंटिंग प्रेस भी था। उसके बाद मैं इस लाइन में आया हूँ। स्लम रिडेवलपमेंट में भी छोटा काम करता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा काम तो लोगों के बीच में रहता है। किसी का अपील करना, किसी का ये करना, इसी में ज़्यादा रहता है, क्योंकि रोजी रोटी भी कुछ तो चाहिए ना, तो बिल- इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। और इधर आने के बाद में जब इधर स्लम जोगेश्वरी वेस्ट में था, तो उस टाइम में लोगों के पास लाइट नहीं थी, पानी नहीं था। पानी वो फुगा भर के दूसरे जगह से लेके आते, वो भी फुगा का कुछ तभी 50 पैसा 1 रुपया ऐसा कुछ लगता था। ये सब देख के मुझे लगा कि कैसा होगा इधर। स्लम में लोग रहते हैं ना, इनको पानी है, सब शाम को काम पे जाना है, सवेरे उठ के उनके पास काम पे जाएंगे तो पैसा नहीं रहता है, तो स्टेशन चल के जाते थे जोगेश्वरी। लिंक रोड तभी नहीं था, एसी रोड पे बस पकड़ने जाते थे। जब अंधेरी जाना आएगा तो वो बस भी कम थी। तो ये सब देखने के बाद ही मुझे दिमाग में आया कि नहीं, अभी हम लोग रहते हैं साथ में, उनके लिए और खुद के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। इसलिए सोशल वर्क में आया। मैंने विशाल नगर चाल कमेटी से शुरुआत किया था मैंने काम करने के लिए। सुनील जी, अक्सर हमने देखा है कि जब राजनेता फील्ड पर चुनावी मैदान में होते हैं, हर उम्मीदवार का कहीं ना कहीं राजनीतिक बैकग्राउंड जरूर होता है। क्या सुनील चौहान का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है? हाँ, मैंने पहला तो मैं समाजवादी जनता पार्टी से 95 में खड़ा था। उसके बाद में मैंने वो पार्टी छोड़ दी और मैं खुद अपना नाम से मैं सोशल वर्क करता था। उसके बाद शरद पवार जी के 99 में जो पार्टी का गठन हुआ, तब से मैं उस पार्टी में कुछ तालुका लेवल पे था। फिर मैं 13 तक जिला का जनरल सेक्रेटरी भी था, लेकिन बाद में कुछ मेरे घर के वजह से या मेरा खुद के प्रॉब्लम की वजह से मैं 13 में पार्टी छोड़ दिया। तभी से मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैं इंडिविजुअल, जितना मेरा काम करने के बाद में इंडिविजुअल जो भी सोशल वर्क है मैं करता हूँ। सोशल वर्क के साथ साथ अब राजनेता, भावी विधायक के तौर पर माना जाए तो जो आपके कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो आपको भावी विधायक के तौर पर देख रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं और जो नए मतदाता हैं उनसे किस तरह से अपील करेंगे, क्योंकि 2000 की जो वर्सोवा विधानसभा की मतगणना सूची है उसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। अब करीब 2.25 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं मतदाता। नए मतदाताओं से क्या अपील करेंगे इस बार? मैं नए मतदाता से अपील करना चाहता हूँ कि लोग धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, पार्टियां भी मांगते हैं, लेकिन ये जो चुनाव है ये धर्म का बढ़ाने के लिए नहीं है, ये विकास के लिए लोगों को आप क्या देंगे सरकार चला टाइम, इसके लिए ये चुनाव है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि धर्म के नाम पर कोई वोट मत डाले नहीं। उम्मीदवार को देखिए, उम्मीदवार आपका क्या काम करता है वो देखिए। और मैं आपके में से हूँ, और स्लम के लोग और कुछ एरिया के लोग हैं, वो मुझे वोट देंगे। सुनील जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि धर्म के नाम पर, जाति पात के नाम पर कहीं ना कहीं अब राजनीतिक बंटवारे को नेताओं ने बांट दिया है। ऐसे में क्या लगता है कि ये मुद्दे हो, धर्म और जाति का मुद्दा या आरक्षण का, महाराष्ट्र में खास तौर से आरक्षण का मुद्दा,
काफी प्रभावी है। क्या लगता है आरक्षण का मुद्दा इस चुनाव में क्या मुख्य भूमिका निभाएगा? अभी दिल्ली सरकार ने जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी अच्छी, वो तो बेच डाली है। सरकार में भी आज स्टेट गवर्नमेंट में भी कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम कर रहे हैं, बराबर है। तो ये जो जाति धर्म, ये इसके लिए तो ये है, साधु संत है, शंकराचार्य है, मौलवी है, सब है। तो उसके लिए तो कोई राजकारण में तो उनको एक करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आरक्षण का मुद्दा कितना प्रभावी? आरक्षण वही ना, तो मैंने बोला ना, जब कंपनी बंद हो गई, गवर्नमेंट में भर्ती नहीं है, और आरक्षण में ये लोग ओबीसी मराठा झगड़ा लगा रहे हैं। सरकार का काम है हर आदमी को पढ़ाई, दवा, नौकरी, जो काम धंधा है, ये देने का सरकार का काम है। वो जाति के ऊपर नहीं, जो जो भी 11 करोड़ लोग है, उनमें जिसको भी क्या तकलीफ है, वो सरकार को देखना चाहिए। अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं सुनील? मैं जीत तो मेरे अस्वस्थ में तो जीतने वाला ही हूँ, इसलिए मैं खड़ा हूँ। लेकिन बाकी जो उम्मीदवार हैं किससे जात मानते हैं, किससे टक्कर होगी? टक्कर चुनौती तो- कौन देगा? चुनौती तो मुझे दो उम्मीदवारों से है। एक बीजेपी के है और एक शिवसेना उद्धव ठाकरे, इनके सामने मेरी चुनौती उनको दे रहा हूँ। जिस तरह से महायुति का जो मैनिफेस्टो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को और रोजगार के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे को जो है कई लोक लुभावने वादे किए गए हैं। क्या उन वादों के बराबरी पर ये आपका हैंडबिल लोगों तक पहुंच पाएगा? नहीं, उनका तो वादे तो बहुत बड़े होते हैं कि हम लोग 14 लाख 15 लाख देंगे, नौकरियां देंगे, 5 करोड़ देंगे, लेकिन 1 करोड़ भी देते नहीं है। और महाआघाड़ी विकास भी है, वो भी उनका 5-4 पार्टियों का ये होता है, उसकी वजह से उनको काम करने को भी नहीं मिलता है। सवाल यह है कि जो महायुति और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं, उनका जो मैनिफेस्टो है, उसमें एक तरफ तो महायुति के उम्मीदवार का मैनिफेस्टो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी का मैनिफेस्टो है महिलाओं, युवाओं, किसानों को लेकर। अब जो है उनके सुरक्षा की बात करें, महंगाई की बात करें, रोजगार की बात करें, ऐसे कई लोक लुभावने वादे जो है किए गए हैं। महायुति की तरफ से लाडली बहन योजना सुपरहिट है, जिसको सीएम ने अभी ये कहा है कि चुनाव के बाद अगर महायुति सरकार आती है तो 1500 की जगह अब 2100 रुपया मिलेगा। अभी ये योजना तो युति ने बहुत कुछ डिक्लेयर किया है। ये साल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा निकाला है। अब ये जो कर्जा इतना है, तो आगे विकास के लिए पैसा कहाँ से बचेगा? अभी आंगनवाड़ी की जो औरतें हैं, मोर्चा निकाल रही है, वो जो काम कर रही है, उनको पगार बढ़ा के नहीं दे रही है। और ये बोल रहे हैं कि फुकट जो फ्री वाला देने वाला, रेवड़ी जो बोलते हैं वो लोग, वो सब रेवड़ियाँ दे रहे हैं। तो रेवड़ियाँ देने के बाद सरकार के खजाने में क्या है? पैसा तो बचेगा ना, तो कैसे स्कीम करोगे, कैसा विकास होगा आपका? अब लुभावने वादे करते हो, कुछ दे भी देते हो, लेकिन सरकार के पास पैसा आएगा तब दोगे ना। पैसा रहेगा तो ही आपका विकास होगा। और ये सब झूठे वादे हैं, पहले वादे देते हैं लेकिन वादा कोई पूरा करता नहीं है। रोजगार का भी वही मामला है कि जब तक लोग, पढ़े लिखे लोग जो है, मेरा एक स्लोगन है कि शिका एकत्र या उद्योग चालू करा आणि लोकांना काम द्या। ये मेरा एक बड़ा स्लोगन है, इसी पे मैं चलने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे सुनील चौहान जी, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वर्सोवा विधानसभा से। उनका साफ तौर से कहना है कि उन्हें इस बात का विश्वास है कि वो जनता के बीच के हैं। उन तमाम लोग, गरीब तबके के लोगों के बीच में उन्होंने काम किया है, जिनके सुख दुख को उन्होंने समझा है, और इसी मुद्दे को लेकर वो चुनावी मैदान में है और इसी मुद्दे पर वो जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।